नमस्कार दोस्तों। पिछली चर्चा में हमने विद्युत आवेश के बारे में जाना था। विद्युत आवेश को समझा था कि जब दो सतह एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो दोनों सतहों पर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि दोनों सतहें आवेशित हो जाती हैं। और इस प्रक्रिया में हमने ये भी जाना था कि एक सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी सतह पर पहुंच जाते हैं, जिससे एक सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश और दूसरी सतह पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उनमें से एक जो सतह है वो धनावेशित बन जाती है और एक सतह ऋणावेशित बन जाती है। फिर हमने ये भी जाना कि जो सजातीय सतह होती हैं, सजातीय आवेशित सतहें, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जबकि विजातीय सतह वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। विद्युत आवेश से संबंधित वहां हमने एक घटना और देखी थी कि जब किसी आवेशित छड़ को किसी अनावेशित छड़ के संपर्क में लाते हैं तो वो अनावेशित छड़ भी आवेशित हो जाती है और उसी तरह के आवेश से आवेशित होती है। अगर धनावेश छड़ को हम जो है संपर्क में लाएंगे तो वो छड़ धनावेशित हो जाती है, ऋणावेश को लाएंगे तो ऋणावेशित हो जाती है। लेकिन वहाँ छड़ का दूसरी उस अनावेशित छड़ से संपर्क होना आवश्यक था। लेकिन हम प्रैक्टिकली, जैसा कि हम पिछले चर्चा में भी हमने देखा था कि अगर हम बालों से कंघे को रगड़ें और रगड़ने के बाद उस कंघे से हम छोटे छोटे कागज के या धूल के कणों के पास हम उसको लाएं तो बिना स्पर्श के भी वो कागज के टुकड़े या धूल के कण या तिनके वो उस कागज से आकर्षित हो जाते हैं, जबकि वहाँ उस कंघे का उन तिनकों से या धूल के कणों से कोई संपर्क नहीं हो रहा। एक देखिए, एक वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें आप देख रहे हैं कि पानी का एक प्रवाह हो रहा है और उसके पास एक आवेशित पॉलीथीन दर्शाई गई है। वो लाने पर आप देखिए पानी की धार की दिशा बदल रही है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि हम किसी आवेशित छड़ के माध्यम से बिना स्पर्श किए किसी अनावेशित सतह को आवेशित कर लेते हैं, ये घटना कहलाती है हमारी विद्युत प्रेरण। तो आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं विद्युत प्रेरण की, यानी कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन की, और स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में दो सतहों का संपर्क में होना आवश्यक नहीं है। इसे आप एक प्रयोग से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो चालक गोले हैं जो एक दूसरे से संपर्क में हैं और किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर ये रखे हुए हैं। अब हम इसके पास कोई एक ऋणावेशित छड़ लाएं। ऋणावेशित छड़ से मतलब है इस छड़ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब चूंकि ये जो हमारी दोनों गोले हैं इन पर हमने कोई आवेश दे नहीं रखा, यानी कि ये शून्य आवेशित है। और जब इन पर कोई आवेश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आवेश ही नहीं है। इसका मतलब है कि जितना इस सतह पर धनावेश है उतना ही इस सतह पर ऋणावेश भी है। अब जैसे ही हम इस ऋणावेशित छड़ को किसी एक गोले के पास में लाते हैं तो हम देखते हैं कि इस ऋणावेश का प्रभाव, जो धनावेश और ऋणावेश हमारे पास पहले से यहाँ मौजूद हैं, उनमें से ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण के रूप में काम करना शुरू कर देगा और उस प्रतिकर्षण के कारण पहले गोले के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण दूसरे गोले की सतह पर जाना शुरू कर देंगे। पता चला कि प्रतिकर्षण के कारण वो अधिकतम दूरी पर दूसरी सतह पर पहुंच गए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचे उसके बाद प्रतिकर्षण लगातार जारी है, इलेक्ट्रॉनों का चलना जारी है, लेकिन जो नए इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उन इलेक्ट्रॉनों की दूर जाने का कारण तो होगा इसके कारण प्रतिकर्षण, लेकिन वहां पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं इसलिए ये भी इसको प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि आने से रोकेंगे। उस प्रक्रिया में इसका मतलब है कि एक धीरे धीरे एक तरफ से प्रतिरोध और एक तरफ से दूसरी तरफ प्रतिरोध, इन दोनों के कारण कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे कम पहुंचनी शुरू होगी और इस प्रक्रिया में थोड़ी देर में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें कि हर नया इलेक्ट्रॉन जब पहुंचना चाहेगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल इस छड़ के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इस प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से दोनों बल निरस्त हो जाएंगे और अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना बंद हो जाएगा। और जब यहाँ से उठ करके इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही कमी हो जाएगी। तो उस कमी के कारण जो धनावेश उत्पन्न होगा वो इस छड़ के आकर्षण के कारण इस सतह पर, और सारा ऋणावेश जो गतिशील हुआ था इलेक्ट्रॉनों के कारण वो इसके प्रतिकर्षण के कारण इस गोले की दूसरी सतह पर इस तरीके से सामंजस्य के रूप में स्थापित हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखिए दोनों गोलों को एक दूसरे से अलग करिए, तो जब आप अलग कर देंगे तो आप पाएंगे कि अब ये धनावेश इसके कारण आकर्षित बना रहेगा और ये ऋणावेश इसके कारण प्रतिकर्षित रहेगा। तो दोनों गोलों पर अलग अलग तरीके से आवेश उपस्थित हो जाएगा, यानी कि हमारा पूरा गोला ए धनावेशित और बी ऋणावेशित हो जाएगा। लेकिन ये छड़ अगर यहीं पर रही तो उस आवेश की स्थिति ऐसी ही रहेगी जैसे कि इसके पहले से थी। लेकिन अगर इस छड़ को हम यहाँ से हटा दें, तो जैसे ही हटाएंगे और ये दोनों गोले एक दूसरे से अलग रखे हुए हैं, तो तुरंत अब क्या होगा, इन आवेशों के बीच में आपस में भी प्रतिकर्षण लगना शुरू हो जाएगा और एक तरीके से ये जो आवेश है ये इस गोले पर, इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और यही प्रक्रिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में होगी, जो ऋणावेश के कारण के बीच में होगी, कि हर ऋणावेश एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस करेगा कि वो सारा ऋणावेश इस पर, चूंकि ये चालक गोला है, ये भी चालक गोला है, तो इस पर एक समान रूप से इसकी सतह पर फैल जाएगा। यानी कि आपके दोनों गोले जो पहले अनावेशित थे उनमें से आपका पहला गोला धनावेशित और दूसरा गोला स्वतः ऋणावेशित हो गया। अगर ये जो हमने पहले छड़ रखी थी, जब हम इस छड़ को लाए थे, और दोनों के संपर्क रहते समय आवेश वितरित हो गया था, इसकी इस सतह पर धनावेश और इस सतह पर ऋणावेश, उस स्थिति में अगर हम इस छड़ को हटा लें, तो जैसे हटाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एक सतह को छोड़ करके दूसरी सतह पर पहुंचे थे, वो इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी पूर्व सतह पर वापस आ जाएंगे। इसका मतलब है कि दोनों गोले पूर्व की तरह से फिर से अनावेशित हो जाएंगे। इसी सिद्धांत पर अगर हम प्रश्न करें कि चलिए कोई एक, हमारे पास एक गोला है, अनावेशित गोला, इस पर टोटल चार्ज 0 है और आप इसको ऋणावेशित करेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो आप देखिए, चूंकि इस पर अनावेश है, 0 आवेश है, इसका मतलब जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश है। तो मान लीजिए हम इसके पास कोई एक धनावेशित छड़ लेकर के आते हैं। अब की बार हम किसी गोले को बिना किसी दूसरे गोले के सहारे से आवेशित कर रहे हैं, वो भी बिना स्पर्श किए, इसका मतलब विद्युत प्रेरण की घटना का इस्तेमाल करते हुए। तो अब की बार हम क्या करेंगे कि जो धनावेशित छड़ हम इसके पास लाएंगे, तो तुरंत क्या होगा, धनावेश के आकर्षण के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन पास वाली सतह पर आने शुरू हो जाएंगे और तब तक आएंगे जब तक कि नए आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर इनके द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल इस छड़ के द्वारा उन पर लगने वाले आकर्षण बल के बराबर ना हो जाए। और जैसे ही संतुलन आएगा तो पता चला कि इसकी पास वाली सतह ऋणावेशित हो गई और चूंकि इलेक्ट्रॉन दूसरी सतह से उठ के आएंगे तो दूर वाली सतह उतनी ही धनावेशित होगी। अगर हम इसी समय इस छड़ को हटा देते हैं तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को फिर से निरस्त कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आवेश वितरण बना रहे और किसी तरीके से ये वाला धनावेश यहाँ से हट जाए। तो इसको अभी बिना हटाए हम क्या करेंगे, अगर हम इस गोले को पृथ्वी से संपर्क करा दें, ये अर्थिंग का सिंबल है, बड़ी से छोटी होती हुई लाइनें दिखा दीजिए आप, तो कहीं अगर इसको संकेत को देखते हैं तो ये संकेत अर्थिंग को बताता है, भू संपर्कन को बताता है। तो जैसे ही इसको अर्थ से संपर्क करेंगे, तो हमने बताया था कि हमारी अर्थ बहुत बड़ा चालक गोला है, तो सारा धनावेश पृथ्वी के भीतर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ कमी हुई थी उन इलेक्ट्रॉनों की पृथ्वी से पूर्ति हो जाएगी। और जब यहाँ पर इस सतह पर सारा आवेश निरस्त हो जाएगा तो अब केवल ये गोला आपका ऋणावेशित रह जाएगा। अब आप इसको हटा सकते हैं पृथ्वी से संपर्क काटने के बाद। यानी कि इस समय जैसे ही हमने इसको अर्थ से संपर्क किया तो सारा धनावेश इस छड़ की मौजूदगी में, सारा धनावेश प्रतिकर्षण के कारण पृथ्वी में चला जाएगा और ये छड़ आवेशित रह जाएगी। और अब उस स्थिति में आप इसको अगर यहाँ से काट दें, संपर्क अलग कर दें, तो अब ये गोला ऋणावेशित रह गया और अब उसके बाद आप इसको भी हटा सकते हैं। तो आपका गोला पूरी तरीके से जो ऋणावेश है वो चालक होने के कारण एक समान रूप से फैल जाएगा और आपका गोला आपके अनुसार ऋणावेशित हो जाएगा। अगर आप इसको धनावेशित करना चाहते हैं तो यहाँ धनावेशित छड़ की बजाय अब की बार ऋणावेशित ले आइए। जैसे ही लाएंगे तो पास वाली सतह पर आपका धनावेश आ जाएगा, दूर वाली सतह पर ऋणावेश आ जाएगा। आप इसको तुरंत अर्थ कर दीजिए।
अर्थ करने की प्रक्रिया में सारा ऋणावेश आपका पृथ्वी में चला जाएगा। अब आप अर्थिंग हटा दीजिए तो गोले पर इसकी पास वाली सतह पर केवल धनावेश शेष रह जाएगा। अब आप इस छड़ को हटा लीजिए, हटाते ही सारा ऋणावेश जो धनावेश होगा वो पूरी छड़ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और एक तरीके से आपका जो गोला है वो पूरा का पूरा धनावेशित हो जाएगा। अब देखिए इस घटना का जो हमने अभी प्रेरण के विद्युत प्रेरण की घटना देखी, इसका उस घटना से क्या संबंध है जो हमने कंघे से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठा लिया था। तो आप देखिए कि जो हमने अभी गोलीय चालक जिसको आवेशित किया था, मान लीजिए हम इसके पास कोई ऋणावेशी छड़ लेकर के आए थे, तो हमने देखा था कि आकर्षण के कारण इसके पास वाली सतहों पर तो धनावेश और प्रतिकर्षण के कारण उसकी दूसरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया था। और अगर हमें इसको धनावेशित करना है तो हमने इसको अर्थ कर लिया था। चलिए फिलहाल हम अर्थ नहीं कर रहे हैं, इस गोले पर जो आवेश वितरित हो चुका है उसी को ध्यान से देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जितना ऋणावेश दूसरी सतह पर जाएगा उतना ही धनावेश इसकी पास वाली सतह पर जितना ऋणावेशित आवेश दूसरी सतह पर जाएगा उतना ही धनावेशित सतह इसकी पास वाली सतह पर उपस्थित होगा। अब चूंकि ये ऋणावेश के रूप में छड़ दोनों के लिए एक ही है, इस छड़ को आप मान लीजिए जैसे कि आपने बालों से कंघा रगड़ा था तो कंघा तो हो गया आपका ऋणावेशित, और जो कागज के टुकड़े हैं उन टुकड़ों पर आवेश के वितरण के कारण इस कंघे की पास वाली कागज की सतह पर तो उसका अपोजिट चार्ज दिखाई दे रहा है हमको, और दूसरी वाली सतह पर उसके जैसा सजातीय आवेश दिख रहा है। और हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण काम करता है। तो इसका मतलब है ये कंघा इस धनावेश सतह को तो अपनी ओर आकर्षित करेगा जबकि ऋणावेशित सतह को प्रतिकर्षित करेगा। तो फिर यहाँ प्रश्न जागता है कि जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो फिर तो ये दोनों बल इस कागज पर परिणामी बल के रूप में निरस्त हो जाने चाहिए, यानी कि कुल बल जो हमारा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तो कागज के टुकड़े खिंचने ही नहीं चाहिए। लेकिन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम जब हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उनके बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि पास वाली सतह चूंकि इस कंघे के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इस धनावेश पर इसके कारण लगने वाला आकर्षण बल दूर वाली सतह पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल से ज्यादा लगेगा। और यही कारण है कि आकर्षण बल ज्यादा है और प्रतिकर्षण बल कम है, तो दोनों का परिणामी बल आकर्षण के रूप में रह जाता है और इसीलिए कंघा उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जो हमने पानी वाला प्रयोग देखा था उसमें भी जब गतिमान जो पानी की धार थी उसके पास जब हम आवेशित एक पिन्नी लाए थे, अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने पिन्नी रखी थी तो इस सतह पर ये ऋणावेशित है मान लीजिए पिन्नी हमारी, तो इधर की सतह पर धनावेश और इधर की सतह पर ऋणावेश बनेगा। तो साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी में ये दूरी कम है। और जो हमने अभी यहाँ पर कूलाम के नियम का नाम लिया उस बल में उस नियम में स्पष्ट है कि जितना दूरी कम होगी उस बल का प्रभाव उतना ही तेजी से बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि ये पिन्नी इस वाली सतह के विजातीय आवेश के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आकर्षण का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण ये पानी की धार थोड़ा सा इसकी ओर आकर्षित हो गई थी और इसीलिए इसने अपना पथ बदल लिया था। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्युत प्रेरण भी किसी अनावेशित सतह के आवेशन का एक कारण होता है। अब यहाँ पर किसी सतह का जो हमने आवेशित की है या अनावेशित है या किसी भी सतह के आवेश का पता लगाएं तो कैसे पता लगाएंगे, उस आवेशित आवेशन की पहचान कैसे करेंगे, आइए इस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक छड़ लटकी हुई है, ये स्वतंत्रता पूर्वक किसी बिंदु से लटकी हुई है। ये हमें पता लगाना है कि इस पर कैसा आवेश है या नहीं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम इसके पास कोई एक अनावेशित छड़ लेकर के आते हैं। ये हमारी अनावेशित है, इसका मतलब है इस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। अब जब हम इसको इसके पास लाएंगे, अभी हम टच नहीं कर रहे, तो जैसे ही पास लाएंगे तो यहाँ दो रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। नंबर एक, पहला रिजल्ट कि इसमें कोई भी विक्षेप ना हो। कोई भी विक्षेप तब नहीं होगा जब सतहें आवेशित नहीं होंगी। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि ये अनावेशित है तो ये भी अनावेशित है।
लेकिन दूसरा रिजल्ट आपको ये मिल सकता है कि हमने भी पीछे पढ़ा विद्युत प्रेरण में कि आवेशित सतह को अनावेशित सतह के पास लाने मात्र से ही उस पर आवेशों का वितरण इस तरह से होता है कि उसका विपरीत आवेश उसके निकट होने के कारण आकर्षण का प्रभाव दर्शाता है। इसलिए निश्चित रूप से अगर ये धनावेशित है तो इस पर प्रेरण के कारण इधर ऋणावेश और इधर धनावेश बन जाएगा, तो ये आकर्षित हो जाएगी। और अगर इसके पास ऊपर ऋणावेश है तो प्रेरण के कारण इसके पास वाली सतह पर धनावेश और दूर वाली पर ऋणावेश होगा, तब भी आकर्षित होगी। इसका मतलब दोनों स्थितियों में चाहे ये छड़ धनावेशित है या ऋणावेशित है, हमेशा आकर्षण ही होगा। और आकर्षण होने के कारण हम कह सकते हैं कि वो या तो धनावेशित है या वो ऋणावेशित है। इसका मतलब हम निश्चित नहीं कह सकते। यहाँ केवल हमें निश्चित परिणाम तभी मिलेगा जब वो छड़ अपनी जगह से ना हिले। तो किसी अनावेशित छड़ को उस छड़ के पास लाने पर अगर उसमें कोई विक्षेप नहीं हो तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो छड़ अनावेशित है। अगर आकर्षण हो रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, इसलिए हम कंफ्यूज रहेंगे। हम निश्चित नहीं कह सकते कि वो किस प्रकार से आवेशित है। उसके लिए हम मान लीजिए दूसरा काम करते हैं कि अब की बार इस छड़ के पास कोई एक धनावेशित छड़ लेकर के आते हैं। अब धनावेशित छड़ लाने पर क्या होगा, फिर दो हमें रिजल्ट मिलेंगे। नंबर एक कि बल्कि तीन रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर। नंबर एक कि अगर ये छड़ धनावेशित हुई तो प्रतिकर्षण होगा। नंबर दो, अगर ये ऋणावेशित हुई तो आकर्षण होगा। और नंबर तीन, अगर ये अनावेशित हुई तो भी हमारे विद्युत प्रेरण के कारण, अब की बार प्रेरण इसके द्वारा इस पर उत्पन्न होगा, तो अनावेशित अगर होगी तो उस स्थिति में अगर धनावेशित छड़ लाए हैं तो उसकी पास वाली सतह पर ऋणावेश और दूर वाली सतह पर धनावेश होगा। और चूंकि ये सतह निकट है इसलिए आकर्षण का प्रभाव सबसे अधिक होगा। इसका मतलब है कि छड़ फिर भी आकर्षित होगी। इसका मतलब है कि अगर प्रतिकर्षण होता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो छड़ धनावेशित है। और अगर आकर्षण होता है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि फिर दोबारा से हम कंफ्यूज होंगे। हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि वो धनावेशित है, वो ऋणावेशित है या अनावेशित है। तो तीसरा केस, अब की बार आप ऋणावेशित ले आइए। नंबर तीन, आप ऋणावेशित लेकर के आइए। तो ऋणावेशित केस में भी यही रिजल्ट आपको तीन मिलेंगे। नंबर एक कि अगर वो ऋणावेशित होगी तो ऋणावेश होने पर प्रतिकर्षण मिलेगा, लेकिन अगर वो धनावेशित हुई तो आकर्षण मिलेगा और अनावेशित होने पर फिर दोबारा से आकर्षण मिलेगा। और यहाँ पर फिर दोबारा से हम कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण के कारण तो हम निश्चित कह सकते हैं कि उस पर उसके जैसा आवेश है, लेकिन आकर्षण के कारण स्थिति में दो रिजल्ट होने के कारण हम फिर से कंफ्यूज होंगे और हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि वो धनावेशित है या अनावेशित है। इसका मतलब है आवेशित होने की स्थिति में तो हम निश्चित तभी होंगे जब हम प्रतिकर्षण का प्रभाव देखेंगे, और अनावेशन की स्थिति में किसी अनावेशित छड़ के द्वारा निष्क्रिय होने की स्थिति में ही हम निश्चित होंगे कि वो छड़ अनावेशित है। तो इसका मतलब है किसी आवेशित छड़ की पहचान अगर करनी है तो आपको निश्चित रिजल्ट एक बार में अगर चाहिए तो आप केवल प्रतिकर्षण का ही प्रभाव देखिए। जिस प्रक्रिया में प्रतिकर्षण दिखाई दे उसी के आधार पर हम इसका आवेश निर्धारित कर सकते हैं। अगर धनावेशित छड़ लाने पर प्रतिकर्षण हो रहा है तो आप कह दीजिए धनावेशित है, अगर ऋणावेशित लाने पर हो रहा है तो आप कह दीजिए ऋणावेशित है। आकर्षण के प्रभाव से हम अपना कोई निश्चित मत नहीं बना सकते। आवेशन की जो सही पहचान हुई आवेशन की, वो निश्चित रूप से प्रतिकर्षण हुई। इससे थोड़ा सा आगे जो हमारा विद्युत आवेश है जो हम यहाँ पर प्रभाव देख रहे हैं, उस आवेश की और भी गुणों पर चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो अगर सतह पर बहुत सारा आवेश अलग अलग रूप में छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर उस आवेश की गणना कैसे करेंगे। तो हम आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और मान लीजिए कि हमने किसी सतह पर प्लस Q1 चार्ज छोड़ा, फिर प्लस Q2, फिर माइनस Q3, फिर माइनस Q4, फिर माइनस Q5, फिर प्लस Q6। इस तरीके से हम छोड़ते चले गए
तो एक स्थिति आने पर हम कहें कि भाई इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो कुल आवेश योज्यता का जो नियम है, एडिटिव लॉ है, उसका पालन करता है, यानी कि इन सबका हम बीजगणितीय योग ज्ञात कर सकते हैं। कुल आवेश होगा इन सबके आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर, यानी कि जिस रूप में आपने आवेश दिया है उसी रूप में आप जोड़ते चले जाइए, टोटल आवेश उस सतह के आवेश को प्रदर्शित करेगा। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि जब धनावेश दिया गया था तो इसका मतलब है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी गई थी, लेकिन जब जब ऋणावेश दिया गया था तो वृद्धि कर दी गई थी। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि हमने किसी सतह पर पहले प्लस क्यू चार्ज दिया, फिर प्लस में 4Q चार्ज दिया, फिर माइनस में 3Q, फिर प्लस में 6Q, फिर माइनस में 8Q और प्लस में फिर से Q दे करके उस सतह को आवेशित कर दिया गया, तो टोटल चार्ज कितना होगा। तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि अगर एक Q को मैं एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इकाई मानूं, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर प्लस Q का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, यहाँ 6 की कमी, यहाँ 8 की वृद्धि और यहाँ 1 की कमी। अब आप सीधा समझ सकते हैं कि आपने पहले 1 कम किया, फिर 4 कम किया तो 5 कम हो गए, 3 बढ़ा दिए तो 2 कम रह गए, फिर 6 कम और करे तो 8 कम रह गए, 8 बढ़ा दिए तो ना कमी रही ना वृद्धि, तो 1 की कमी रह गई। इसका मतलब कुल आवेश 1 कमी के बराबर होगा, और 1 आवेश हम 1 Q को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उस पर कमी के कारण प्लस का Q आवेश रह जाएगा, तो टोटल चार्ज होना चाहिए प्लस Q। अब आप इनको वैसे जोड़ के देखिए बीजगणितीय योग, तो 1 और 4 5, 5 और माइनस 3 2, 2 और 6 8, 8 और माइनस 8 0, 0 और 1 1, तो टोटल चार्ज आपका प्लस Q होगा। तो ठीक आवेश की कमी और वृद्धि से नेट चार्ज संतुलित हो रहा है, तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि आवेशों का बीजगणितीय योग कर दीजिए तो उस सतह का कुल आवेश ज्ञात हो जाएगा। दूसरा गुण यह है कि जब हम किसी एक दो सतहों को आपस में रगड़ करके आवेशित कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि किसी एक सतह से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो दूसरी को उतने बढ़ रहे हैं, तो जितने कम हुए उतने ही बढ़े, तो इसका मतलब है कि ना कहीं नुकसान ना कहीं फायदा, यानी कि टोटल चार्ज जो है हमारा वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। ये हमारा दूसरी प्रॉपर्टी है कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है। तीसरा आता है कि आवेश अपने आप में कितना हो सकता है किसी सतह पर। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सतह को कितना भी आवेश दे दिया जाए। अगर कोई एक सरफेस है और हम कहें कि इस पर कितना भी आवेश दिया जा सकता है, तो ये कहना गलत होगा। किसी भी आवेश की मात्रा किसी एक निश्चित मान का पूर्ण गुणक हो सकती है। उस मान को हम E से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम कहते हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, और ये किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो आवेश होता है उस आवेश की मात्रा के ही बराबर होता है। इस सिद्धांत को जिसमें हम ये कह रहे हैं कि किसी भी सतह का आवेश एक निश्चित मान का पूर्ण गुणक होता है, इसको हम कहते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण। किसी आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन, इसका सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वो फैराडे ने दिया था विद्युत बटन के एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट लेने के बाद। इसको वेरीफाई किया मिल्कन ने फ्लेचर के साथ, रॉबर्ट मिल्कन ने हार्वी फ्लेचर के साथ लगभग 1910 के आसपास, और इस बात पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑयल ड्रॉप के माध्यम से उन्होंने इस बात को वेरीफाई भी किया था, और इसको फंडामेंटल जो चार्ज हम कहते हैं इसका मान बाद में कैलकुलेट करके आया 1.602192 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मूल आवेश का मान 1.602192 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। और कोई भी सतह पर आवेश इसी का पूर्ण गुणा हो सकता है, इसका आधा, तिहाई, चौथाई ये नहीं हो सकता। इस आवेश के टुकड़े नहीं हो सकते,
इसके पूर्ण गुणक का मतलब है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना नहीं। तो इस आधार पर किसी सतह का आवेश निर्धारित होता है। देखिए इससे संबंधित कुछ सवाल हल करते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी सतह पर अगर मान लीजिए हमने n इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी, तो बताइए उस सतह पर कितना आवेश आ जाएगा। तो स्पष्ट है कि 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो नेट चार्ज जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो n इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो जाएगा Ne। और चूंकि ये कमी हुई है, तो कमी के कारण वहां पर धनावेश आ जाएगा। पता चला उसकी कमी से दूसरी सतह पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब इस पर कितना आवेश आएगा। तो चूंकि n इलेक्ट्रॉन ही वहां पर आवेश का कारक बनेंगे, तो इसलिए आवेश Ne ही रहेगा, लेकिन वृद्धि होने के कारण वहां पर ऋणावेश आ जाएगा। अब जैसे कि हम कहें कि मान लीजिए किसी एक सतह से दूसरी सतह पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हमने पीछे पड़ा चालक छड़ को अगर लगा दें तो एक सतह का आवेश दूसरी सतह पर जाना शुरू हो जाता है। तो पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन को एक सतह से दूसरी सतह पर जाने में 1 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं। तो यहां से वहां 1 कूलाम चार्ज, पूरा 1 कूलाम चार्ज। अब 1 कूलाम चार्ज कितना होता है, उसको हम आगे जब हम धारा के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा, तो वहां ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे 1 कूलाम का मान। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज वो चार्ज है जो किसी सर्किट में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा बना देता है। देखिए कोई भी विद्युत परिपथ जो होता है उसमें करंट बहती है, तो 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की करंट बन रही है, तो समझिए उस तार में 1 कूलाम चार्ज मूव कर रहा है। तो यहाँ हमने जो 2 चालक एक दूसरे से संपर्क कराए हैं, वहां से यहाँ अगर 1 कूलाम चार्ज मूव कर गया तो कितना टाइम लेगा। तो पहले तो ये पता लगाएंगे कि हम चूंकि माइक्रो सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसका पता लग जाए तो हम टाइम का पता लगा सकते हैं। अब 1 कूलाम कितना है, देखिए फॉर्मूला हमारे पास ऊपर मौजूद है कि टोटल चार्ज हम कह रहे हैं 1 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ज्ञात करने हैं, और E का मान हम जो हमारे पास है 1.602922 10⁻⁻19, इसमें हम सरलता के लिए केवल 1.6 ले सकते हैं। तो ये हो गया 1.6 10⁻⁻19। यहाँ से आप n हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 गुणा 10⁻18। और 1 इलेक्ट्रॉन को लगता है इतना टाइम, तो इतने इलेक्ट्रॉनों को कितना टाइम लगेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल टाइम हो जाएगा 6.25 गुणा 10⁻18, और माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻6, तो ये हो जाएंगे 12 इतने सेकंड। इसके आप घंटे मिनट बना करके हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी देर में इससे इस सतह पर 1 कूलाम चार्ज मूव कर पाएगा। इसके अतिरिक्त पीछे हमने जो विद्युत आवेश का मात्रक इस्तेमाल किया था वो हमने कूलाम के रूप में लिया था। वास्तव में SI यूनिट में विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। 1 कूलाम का मान यानी कि 1 एम्पियर सेकंड। CGS सिस्टम में कूलाम की बजाय हम उसको स्टेट कूलाम में नापते हैं, और 1 कूलाम का मान 2.99792458 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। इसी तरीके से एटॉमिक यूनिट में जो हमने पीछे कैलकुलेशन की थी 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही अपने आप में इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में हम एटॉमिक यूनिट में उसकी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वैल्यू 6.24 जो हमारी वहाँ 6.25 के करीब आई थी, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेशन 1.6 लिया था, वो एक्चुअली 6.2415090074 ये इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम विद्युत आवेश के अलग अलग मात्रक इस्तेमाल करते हैं। इसकी आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। धन्यवाद।